बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं आज 6 मई है और दिन है मंगल का। आप लोगों से पहला इंटरेक्शन, पहला वीलॉग, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। आज दुनिया का सबसे अनोखा केस लगा सुप्रीम कोर्ट में और आप जानते हैं ये सारे अनोखे काम पाकिस्तान में होते हैं। ये केस कौन सा था? ये केस था ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें। ठीक हो गया जी। फैसले पर अमल नहीं हुआ लेकिन उसका रिव्यू लग गया। पहले सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने पीटीआई के हक़ में फैसला दे दिया था, इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना और उसके खिलाफ अपील पे चले गए। जजेस पूछते रहे कि इस पे अमल किया है। ये तो सीधी सीधी तौहीन अदालत थी। लेकिन आपको पता है अमीनुद्दीन खान इसके सरबराह थे, आइनी बेंच के, बल्कि अस्करी बेंच के। वहाँ पे जमाल खान बंदूखेल ने भी बड़ी बढ़ के मारी। वो बढ़ के मारते हैं, फिर फैसला जो आता है वही देते हैं। उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट को कहाँ लेकर जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा जजों ने कि आप किस चक्कर में आए हुए हैं, आप पार्टी हैं, आप तो इलेक्शन कमीशन हैं। उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप करके खड़ा रहा। जर्नैलों ने जो तबाहियाँ फेरी ना, तबाहियाँ मुल्क में, उसमें एक ये तबाही भी थी। ये अपनी दाइयाँ, अपनी मासियाँ, घर में काम करने वालियाँ, खालाएँ असम्बली में, ये मुशर्रफ ने किया था कि ज़रा माहौल रंगीन रंगीन लगेगा। ये भी मुशर्रफ का तोहफ़ा था। हर कोई यह इलेक्शन जीते, लोगों का वोट ले और कौमी असम्बली में जाए। अब ये खामखा जिस तरह मैंने बताया, दाइयाँ घुस जाएंगी, मालिश करने वाली घुस जाएंगी और जो है ना वो कौम के पैसे लेंगी इतनी ज़्यादा। इसकी बुनियादी गलत थी जो हस्ब मामूल जनरल मुशर्रफ ने की कि जी अपनी पसंद की औरतें ले आएँ और असम्बली में भर दें। बहरहाल वो केस आज सुप्रीम कोर्ट में। मैं अब अक्सर सुप्रीम कोर्ट पे बात नहीं करता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे बात करना फजूल, टाइम का ज़या। लेकिन केस ऐसा था और मुज़ायका खेज सूरत हाल थी। फैसले पे अमल किया नहीं और उसके रिव्यू के लिए आ गए। और फिर वो जो मट्टी के माधु बैठे थे 10-11, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली और कल के लिए नोटिस भी जारी कर दिए सबको। हालांकि तौहीन अदालत लगानी चाहिए थी कि तुम लोग पहले अमल तो करो। एक बात। दूसरी बात ये कि जिन जजों ने ये फैसला किया था वो जज बेंच में थे ही नहीं। मंसूर अली शाह नहीं थे, मुनीब अख्तर नहीं थे, अतर मनल्ला नहीं थे। वही अपने जो है ना वो जो टाउट थे उन्हीं को बिठा दिया। बहरहाल ये जो है ना जिस तरह मैंने बताया कि ये भी जर्नैलों की कारस्तानी थी कि पत्नी 40-50 औरतें भर दें खामखा पसंद ना पसंद पे और उनको तनख्वाहें दें जितनी जो है ना, जो एक आम बंदा या एक जो रुकन जीत के आता है, आपको पता है वो कितने पापड़ बेलता है। और ये वैसे बस सूट दिखा के आ गई। बहरहाल ये केस था फजूल सा, ये आज सुप्रीम कोर्ट में लगा। उससे जो अगली खबर है वो खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन से पूछते रहे कि आपका क्या इंटरेस्ट है। हालांकि जजों को पता है सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत ख़त्म हो गई है। मुद्दत ख़त्म होने के बाद वो बैठा है, खंजीर का कीमा खा रहा है, बिल्कुल रेशमी कीमा बना के। खंजीर में चर्बी भी ज़्यादा होती है। जजों को नहीं पता, जजों को ये नहीं पता वो क्यों आईनी बेंच में बैठे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, 26वीं तरमीम कैसे हुई। तो उधर आप कौन सा जो है ना वो मुत्तकी बन रहे हैं। फिर सिकंदर सुल्तान राजा ने नौकरी जो है ना वो नहीं लेनी रिटायरमेंट के बाद। रिटायर तो हो चुका है, यहाँ से दफ़ होने के बाद अगली नौकरी नहीं लेनी। बेहतरीन। तो ये उन्होंने पूछा तो मैंने कहा जजों को जवाब दे दूँ। उसके बाद जो अगली खबर है, मूडीज़, ये रेटिंग जो है ना वो कंपनी है पूरी दुनिया में, बड़ी अथेंटिक। इसने कहा है कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो कशीदगी के बायस बिगड़ सकती है पाबंदियों की वजह से। और इंडिया और पाकिस्तान का जो समंदरी रास्ता है, जो सड़क का रास्ता है, उसके बंद होने की वजह से बिगड़ जाएगी। पहली पाकिस्तानियों की हालत किधर अच्छी है, बिगड़ेगी तो इन हुक्मरानों की बिगड़ेगी और हम तो कहते हैं कि हुक्मरानों की बिगड़े। उसके बाद जो अगली खबर है, 14 मई को IMF आ रहा है बजट तैयार करने के लिए। ये ऐसे दलाल हैं, ये बैनुल-अक़वामी बहरूपिये और ये बैनुल-अक़वामी ठग के आज से 2 दिन पहले 140% वज़ीरों की और मुशीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई। इनको कोई तकलीफ नहीं थी।
अब ये आएंगे और कहेंगे सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में 5% इजाफा करो या 10% इजाफा करो, पेंशनरों की 10% इजाफा करो, उधर ये काट लगाएंगे। ये नहीं पता, पत्नी समझ नहीं आती। हालांकि इन मुस्टंडों को तो अपनी पहली तनख्वाह भी फंड में जमा करा देनी चाहिए थी, लेकिन ये जंगी फंड लेंगे, बिजली के बिलों में लेंगे, गैस के बिलों में लेंगे, वो एक नया खाता खुल जाएगा, जंग लगे न लगे ये एडजस्टमेंट डाल देंगे। तो IMF 14 मई को आ रहा है एक खुद मुख्तार मुल्क का बजट तैयार करने, वो बजट तैयार करके जो है वो इनके हवाले करेगा। ठीक हो गया जी, और इन्हीं ठगों का साथ देगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे पर पाबंदियां लगा दी हैं। बांग्लादेश असल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत कर रहा है। उनके एक मेजर जनरल ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है तो बांग्लादेश इंडिया पे हमला कर दे। मेजर जनरल फजलुर रहमान तो उनकी, क्योंकि वो जो टाउट थी, जो पिट्ठू थी उनकी हसीना वाजिद, वो भाग चुकी है, फरार हो चुकी है, इस उम्र में भाग गई है घर से। तो अब डॉक्टर यूनुस साहब है, डॉक्टर यूनुस साहब और किस्म की सोच रखते हैं। तो इंडिया ने बांग्लादेश पे और बांग्लादेश ने इंडिया पे पाबंदियां लगा दी हैं मुआशी। एक बात। दूसरी बात ये कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के हक में काफ़ी रैलियाँ हुई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई हैं। ज़ाहिर है हम अलहदा हो गए, पहले हम एक ही मुल्क थे, हमने इकट्ठी जदोजहद की, हम इकट्ठे आज़ाद हुए। फिर सबसे अहम बात कि वो भी कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम भी कलमा पढ़ते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी रैलियाँ निकली हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये खबर है कि जो सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतेरेस, ये बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी है और अच्छे आदमी हैं, अच्छे दिल के मालिक है। लेकिन आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा लौंडी है बड़ी ताकतों की और अमेरिका की। उन्होंने खिदमात पेश की हैं कि अगर मेरी सालसी कबूल करे पाकिस्तान और इंडिया तो मैं मामला जो है वो हल करा सकता हूँ। लेकिन 100% इंडिया इसको मुस्तरद कर देगा, क्योंकि मैंने बताया कि एंटोनियो गुतेरेस जो है वो बुनियादी तौर पर वो ठीक आदमी है, शरीफ आदमी है, और फिर अमेरिका भी नहीं चाहेगा, बड़ी ताकतें भी नहीं चाहेंगी कि ये मामला हल हो। लिहाजा एंटोनियो गुतेरेस का बड़ा शुक्रिया। उसके बाद स्टेट बैंक ने दावा किया है कि महंगाई में इजाफा होने जा रहा है। बिल्कुल होगा जी इजाफा, यानी हम मुसलमान हैं और फिर बजट का महीना है, मई या जून में बजट पेश होगा, उससे पहले चीज़ें छुपा दी जाएंगी और फिर ये अंदर से बताते हैं। ये वो मुल्क है, इनको अंदर से बताते हैं कि सिगरेट महंगा हो रहा है, इनको अंदर से बताते हैं फलां चीज़ महंगी हो रही है, वो मार्केट से पहले गायब हो जाती है, नहीं मिलती। तो स्टेट बैंक ने अब मोहर लगा दी है कि जी महंगाई में इजाफा होने जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक पंजाबी टिकटॉकर है, उसने कहा था कि होवे पाकिस्तान ना वज़ीर आज़म और उसको महंगाई करो ना वाल ना आवे, कि महंगाई किस तरह करते हैं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो और उसे महंगाई करने का तरीका ना, ये कहाँ पे लिखा है? हाँ, कम करने का तरीका ये इनको नहीं आता, वधाउण तरीका तो आपको होता है, बढ़ा दें जी, बढ़ा दें। और जो है वो ये स्टेट बैंक ने कहा है कि जी कीमतें, महंगाई में इजाफे का खदशा है, करें जी। उसके बाद स्टेट बैंक ने क्या कहा है, जो ख़तरनाक बात है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री नीचे गई है, गाड़ियों की जो सनत है वो नीचे गई है, और बाकी जो दवा साजी है वो नीचे गई है। बाकी बचा क्या? ये वो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग रोज़गार करता है, हज़ारों लोग मुलाजमत करते हैं, ये तीनों नीचे गए हैं। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। जब ये तीनों नीचे गए हैं तो सबसे पहले सरमायाकार क्या करता है? सरमायाकार सबसे पहले जो है वो मुलाजमीन को फारिग करता है, और जो छोटे जो है ना वो तबके के होते हैं ख़ासकर उनको। तो ये स्टेट बैंक ने कहा है कि ये नीचे गए हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि इज़राइल की काबीना ने बड़ी मुबारक देनी थी मुसलमान हुक्मरानों को। इज़राइल की काबीना ने ये मंजूरी दी है कि गज़ा को जो है वो मुकम्मल तौर पे इज़राइल में शामिल कर दिया जाए और उस पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया जाए। और कितने बच्चे हैं जी? अब जो मरने से बच्चे हैं फ़लस्तीनी, वो बच्चे हैं 21 लाख। 21 लाख अफराद को जुनूब की तरफ धकेल दिया जाए, जुनूब की तरफ धकेल दिया जाए वहाँ से निकाल के।
यानी अव्वल तो जितने मार सकते हैं मारे, जो बच जाए अभी 21 लाख हैं तो इनको जुनूब की तरफ धकेल दिया जाए। ये इजराइल की काबीना ने इजाज़त दे दी है, मंजूरी दे दी है। तो मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया, इसके अलावा पाकिस्तान का शुक्रिया, इसके अलावा दूसरे जो खड़पैंच हैं, ईरान तो कुछ ना कुछ करता रहा है जो उससे हो सका। बहरहाल उन्होंने मंजूरी दे दी है कि गजा पे मुकम्मल कब्जा कर लिया जाए। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि चनाब का पानी बंद होने से 6 नहरें बंद हो गई हैं, खुश्क हो गई हैं, बिल्कुल खुश्क। मैंने आपको बताया था कि अब वहाँ पे जो है ना वो क्यूसेक चल रहा है जी 1596 क्यूसेक, 1596। ये आज से हफ्ता पहले 87,000 क्यूसेक था, 87,000 क्यूसेक हेड मराला पे। अब वहां पे पानी का बहाव है 1596 क्यूसेक, जिसकी वजह से 6 नहरें खुश्क हो गई हैं अभी से, और एक पावर प्लांट बंद हो गया है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो है वो 1596 क्यूसेक पानी रह गया है, जो एक सादा सी नहर या आप समझ लें कि एक नाला समझ लें, पानी उन्होंने ये 3-4 दिनों में उन्होंने पानी बंद कर दिया है चनाब का। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर बहुत शुक्रिया मोहसिन नकवी का और मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिफ मुनीर साहब का। PSL में रिकॉर्ड खसारा हुआ है जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टिकटों की जो है ना उसमें ख़रीदारी में। टिकट नहीं खरीदे गए, बिल्कुल अच्छा किया, लोगों ने बाइकआउट किया। KFC, पेप्सी, कोक, ये तो सूर खाते हैं खिलाड़ी, माल आना चाहिए जिधर से मर्जी आए। ये रिकॉर्ड खसारा हुआ है PCB को, मोहसिन नकवी की मेहरबानी, चाचा मामिनी सरकार। और टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान चला गया 7वें नंबर पे, और वनडे में चला गया है जी ये 5वें नंबर पे, और T20 में ये चला गया है 8वें नंबर पे। ये जो है ना कभी पहले नंबर पे भी था मिसबाउल हक के दौर में। ये मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करना था कि ये हाल हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट का। जिस तरह पहले स्क्वॉश का हुआ, फिर उसके बाद हॉकी का हुआ, अब इनका टारगेट है ये क्रिकेट के साथ भी यही है शरो कि कौम जिस बात पे इकट्ठी हो जाती है, कौम को जो बात खुशी देती है और मिल के लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो ये उनका जो है वो बंदोबस्त किया जा रहा है। अब आते हैं अपने जो है वो वीलॉग पे। मज़हर बरलास साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है वो सहाफ़ी हैं, काफ़ी तजर्बाकार हैं, सीनियर हैं। उन्होंने खबर दी है कि 2 बड़ी शख्सियात जो है वो अडयाला जेल में इमरान खान से मिली हैं, और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इमरान खान को पैगाम दिया है कि वो अब थक गए हैं, उनके हाथ खड़े हैं। इसकी तस्दीक एक और हमारे साथी हैं करामत मुगल साहब, उन्होंने भी तस्दीक की है कि कोई शख्सियात मिली हैं इमरान खान से और इमरान खान को कहा है कि हम थक गए हैं और अब मेहरबानी करें कोई हल निकाले। आगे से जवाब जो मिला है वो मज़हर बरलास साहब रिपोर्ट करते हैं कि आगे से जवाब ये मिला है कि मैं तो नहीं थका, आप लोग थक गए हैं, आप लोग जुल्म कर के जबर कर के फसायत कर के आप थक गए। तो इमरान खान का जवाब था कि मैं नहीं थका, आप लोगों ने और जो कुछ करना है आपकी मर्जी है आप करें, लेकिन मैं नहीं थका। उसके बाद जो है ना वो अलीमा खान आज फिर पहुंची, तीनों बहनें पहुंची जो है ना वो अडयाला जेल के बाहर। और अडयाला जेल के बाहर आज कोई PTI वालों ने गैरत की, जो MNAs तनख्वाहें ले रहे हैं, जो MPAs तनख्वाहें ले रहे हैं, इसके अलावा उनको देखी वर्कर्स भी पहुंच गए। वहाँ बहुत बड़ा इकट्ठ हो गया और सुहेला अफरीदी को घसीटा भी गया, कॉलर से पकड़ के वो गिर गए नीचे। लेकिन अलीमा खान ने बड़ी अहम बात की। अलीमा खान, नौरीन नियाज़ी और डॉक्टर उज़्मा ने कहा कि हमें ये बता दें कि आप इमरान खान से क्या चाहते हैं, एक हमें ये बता दें ताकि हम अंदर जाएं, इमरान खान से मिलें और इमरान खान से आपकी डील करवा दें। यानी सहाफ़ी वहाँ पे जितने भी थे वो बड़े हैरान हुए। और फिर आपको पता है अलीमा खान में जो जरासीम है वो इमरान खान वाले हैं, जिस तरह वो बोलती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें पहले बता दें कि जी मनवाना क्या है, इमरान खान से क्या मनवाना है, फिर हम अंदर जाकर
ڈیل کروا دیتے ہیں آپ کی، اور یہ بات نورین نیادی نے بھی کہی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جتنی سیکیورٹی سرحدوں پہ ہونی چاہیے تھی، جتنا سخت ان کو مودی کے لیے ہونا چاہیے تھا، اتنی سیکیورٹی نہ سرحدوں پہ ہے، نہ اتنی سختی مودی کے لیے ہے، کیونکہ وہ جو جواہر نواز لال شریف ہے، اس نے جو ہے نا وہ کوئی جو بات ہے، کوئی مذمت ہے، کوئی ایک لفظ ہے، اس کی بیٹی نے، اس کے بھائی نے ایک لفظ ہی منہ سے نہیں بولا، لیکن اڈیالہ جیل کے باہر جو سیکیورٹی تھی، جو پولیس تھی، جتنی سختی تھی، جتنے ٹرک لگے ہوئے تھے، وہ آپ حیران رہ جاتے۔ اور تینوں کی تینوں بہنیں، وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 70 سال کی ہیں، اس سے بھی شاید زیادہ ہوں، پوتوں والی، نواسوں والی، نواسیوں والی، ان کے لیے جو ہے وہ بہرحال جو سیکیورٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو اس نے علیمہ خان نے اور ان کی بہنوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ اگر آپ ہمیں خان صاحب سے ملنے دیں تو آپ ہمیں بتا دیں کہ خان صاحب سے کیا منوانا ہے، تو ہم خان صاحب سے آپ کی ڈیل کرا دیتے ہیں۔ لیکن علیمہ خان نے جو ہے وہ یہ بات کہی کہ جو ڈیل ہوگی وہ پاکستان کے لیے ہوگی، اور جو پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا اس کے لیے ہوگی، یہ ہم آپ کی کرا دیتے ہیں۔ بہرحال اڈیالہ کے باہر آج پھر چونکہ ملاقات کا دن تھا اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اور میں تو آپ کہتا ہوں کہ جو کور کمانڈرز کا اجلاس ہے نا، وہ یہاں پہ ہوا کرے۔ جس دن عمران خان کی بہنوں کی ملاقات کا دن ہو نا، تو کور کمانڈر کانفرنس رکھ لیا کریں، اوپن ایئر میں درختوں کے نیچے، ہوا بھی لگے گی، عمران خان کی بہنیں بھی نہیں آئیں گی، کیونکہ انڈیا سے یا انڈیا کے پانی بند کرنے سے یا انڈیا کے ڈیموں سے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، نہ ان چوروں سے، نہ یہ فارم 47 والوں سے مسئلہ ہے، مسئلہ ہے ایک قیدی سے، مسئلہ ہے عمران خان سے۔ تو وہاں کور کمانڈرز کا اجلاس کر لیا کریں، تاکہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ بہرحال وہاں پہ آج تصادم بھی ہوا ہے، پولیس کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی ہے، جھڑپ سے مراد کے ہاتھا پائی ہوئی ہے، وہاں پہ عورتوں کو پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج کل ویسے بھی آپ نے پہلے پنجاب پولیس کم تھی کہ اب انہوں نے صحیح جو پہلوانیاں تھیں عورتیں وہ بھی پولیس میں بھرتی کر لی ہیں، ان کی کمی تھی یہ بھی آ گئی ہیں، تو انہوں نے وہ پی ٹی آئی کی خواتین کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، بڑی دھکم پیل ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ 3 بوڑھی بہنوں نے وہ اپنے بھائی سے ملنا تھا۔ بہرحال اس سے آگے چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے شاید سنا ہو کہ یہ جو ہارورڈ یونیورسٹی ہے یہ بڑی زبردست ہے، یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے یہ بڑی زبردست ہے، کیمبرج بڑی زبردست ہے۔ آج میں آپ کو دنیا کی ایسی جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے بارے میں بتاؤں گا جس نے شاید دنیا کے سب سے زیادہ ارب پتی پیدا کیے ہیں، اور وہ یونیورسٹی ہے، یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے، وہ یونیورسٹی پاکستان میں ہے، اور وہ یونیورسٹی ایبٹ آباد کے مقام پہ ہے۔ اس جگہ کا نام ہے کاکول۔ کاکول دنیا کی وہ اکیڈمی ہے جس نے دنیا کے سب سے زیادہ، سب سے بڑے ارب پتی پیدا کیے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حکومت نے جو دفاع کا بجٹ ہے اس میں بعض رپورٹ کے مطابق 18% اضافے کا فیصلہ کیا ہے، اور بعض رپورٹ کے مطابق 10% اضافے کا فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پہ جو دفاع کا بجٹ ہے اس میں جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے 140% اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، اب 10% یا 18% دفاع پہ جو ہے نا وہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، بہرحال یہ آج آپ کو ایک نئی بات بتانی تھی کہ جو اکیڈمی ہے یہ دنیا میں یہ کاکول اکیڈمی ہے۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، یعنی صرف آپ جنرل باجوہ کو دیکھ لیں، جنرل باجوہ کی سٹوری کی تھی جو ہے نا وہ احمد نورانی نے، اور احمد نورانی نے FBR سے ریکارڈ لیا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ 2-3 مہینے کے اندر اندر ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ ارب پتی بن گئے، ان کے پاس 12 ارب روپے آ گئے۔ ان کی بہو کی شادی ہوئی، ایک ہفتے بعد ان کی بہو ارب پتی بن گئی، ان کا بیٹا ارب پتی بن گیا، ان کی گھر والی ارب پتی بن گئی، ان کی گھر والی نے اوپر تلے فارم ہاؤس خریدے، پینٹ ہاؤس خریدے، پتہ نہیں کیا کیا خریدا، گلبرگ گرین میں 10-10 کنال کے فارم ہاؤس خریدے۔ تو یہ دیکھ لیں، یعنی وہ اس طرح منٹو سکنٹوں میں وہ ارب پتی بننا آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر جب احمد نورانی نے سٹوری کی اور احمد نورانی پھر جلا وطن ہونا پڑا، جواب نہیں دیا کہ جی ہاں ارب پتی ہوں، کہاں سے لیے، کس طرح کمائے،
اور کون سا جو ہے نا وہ کدالیں لے کر معدنیات نکالی، سونے نہیں اٹاں کڈیاں، نہیں یہ کچھ نہیں بتایا، اور وہ جو ہے نا احمد نورانی کو جلا وطن ہونا پڑا۔ میں نے کہا آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے سب سے زیادہ ارب پتی آج تک وہ کاکول اکیڈمی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بہت زبردست بندے بھی نکلے وہاں سے، ایئر چیف مارشل اصغر خان نکلے، ایئر چیف مارشل نور خان نکلے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن اگر ہم تعداد گنیں تو سب سے زیادہ جو ارب پتی ہیں وہ کاکول اکیڈمی سے نکلے۔ اب ہم آتے ہیں، وہ تاریخ آپ کو بتاتا ہوں جس تاریخ پہ پھر بات وہیں پہ آئے گی۔ جرنیل آپ کو بتایا ہے یہ تاریخ کون سی تھی، یہ تاریخ تھی جی 19 ستمبر اور 1960، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ 19 ستمبر 1960 کی تاریخ تھی، مقام تھا کراچی، اور جواہر لال نہرو وزیر اعظم انڈیا اور فیلڈ مارشل ایوب خان صدر پاکستان، انہوں نے سندھ طاس معاہدہ کیا۔ پھر جرنیل نے اور اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا کہ آپ نے دریا بیچ دیے ہیں۔ معاہدہ کیا ہوا سندھ طاس کہ راوی، ستلج اور بیاس انڈیا کے، انڈیا جو مرضی یہ کرے، اور انڈیا نے ڈیم بنا کے وہ ان کو میدان بنا دیا ریت کا، اور سندھ، جیلم اور چناب یہ پاکستان کے۔ انہوں نے اس وقت کہا ٹھیک ہے، یہ معاہدہ کروایا ورلڈ بینک نے، ٹھیک ہے جی، وہ درمیان میں بروکر تھا ورلڈ بینک، انہوں نے معاہدہ کرا دیا۔ اس وقت یہ اپوزیشن نے شدید اعتراض کیا کہ کل کو یہ گلے پڑے گا، انڈیا کی نیچر سے معذرت، ہر کوئی جانتا ہے انڈیا کی نیچر کو۔ اب وہ مسئلہ آ گیا، یہ ایوب خان نے کیا تھا، نہرو کے ساتھ کیا تھا، اور خود بادشاہ جس طرح 1960 میں ہر چیز کے بادشاہ، نہ کوئی سول حکومت، نہ کوئی نمائندہ حکومت جس کو لوگوں نے ووٹ دیے، یہ ہوتا ہے مینڈیٹ کا نقصان، جس طرح آج کل مسلط ہیں۔ ایوب نے معاہدہ کر دیا، 3 دریا انڈیا کو دے دیے۔ راوی کی حالت دیکھ لیں، ستلج کی دیکھ لیں، بیاس کی دیکھ لیں، ان کی حالت دیکھ لیں انڈیا نے کیا کیا۔ اور انڈیا نے عالمی عدالت میں کہا یہ تو ڈیم بناتے نہیں ہیں، یہ تو میٹرو بناتے ہیں، یہ اورنج لائن بناتے ہیں جس میں مال ہوتا ہے، تو ہم تو ڈیم بنائیں گے۔ عالمی عدالت نے کہا بنائیں جی ڈیم، لوگوں کے کام ہے، ادھر تو کوئی ڈیم نہیں بناتا، کوئی بھی ڈیم نہیں بناتا، ڈیموں سے قوم کا فائدہ ہوگا، انہوں نے قوم کا فائدہ کرنا نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ جرنیل نے کیا تھا، اب جرنیل چھڑوائیں، یعنی اپنے اس کے جو جس نے ان کو راستہ دکھایا موجے مارنے کا، اس کے جو ہے نا وہ راستے پہ چلیں اور چھڑوائیں۔ سیاستدان ویسے بدنام ہیں، یہ ایوب خان نے کیا۔ میں نے آپ کو ڈیٹ بتا دی، ڈیٹ تھی 19 ستمبر 1960، جواہر لال نہرو اور ایوب خان، انہوں نے سندھ طاس معاہدہ کیا۔ اب جرنیل چھڑوائیں، جرنیلوں نے کیا، یہاں کون سا کام ہے جو جرنیلوں نے نہیں کیا، جرنیلوں نے کیا تھا، جرنیل چھڑوائیں، اب انہوں نے چناب بند کر دیا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے ایک بربر لڑکا خریدا، بربر بولے تو کالا، کالا بولے تو حبشی، بڑا خوبصورت صحت مند لڑکا خریدا موسیٰ بن نصیر نے۔ موسیٰ بن نصیر گورنر تھے اندلس کے، ٹھیک ہے جی، اور اس غلام کو بڑا پیار سے یعنی خریدا، پھر آزاد کر دیا، لیکن پوری تعلیم و تربیت دی، پوری جو ہے نا اس کو ٹریننگ دی۔ اس غلام کا نام تھا طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد کو اپنا بیٹا بنا کر جوان کیا۔ پھر کہوں جولین کا واقعہ، اب میں یہ سٹوری سنوں تو یہ بہت لمبی ہے بہت دلچسپ، لیکن بہت لمبی ہے، لمبی ہو جاتی ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہوں جولین کے کہنے پہ راڈارک، اس وقت سب سے ظالم بادشاہ تھا، اس نے راڈارک پہ حملے کا فیصلہ کیا۔ ولید بن عبد الملک خلیفہ تھے، ولید بن عبد الملک سے اجازت لی گئی، اجازت مل گئی۔ اب کل کا انتظار تھا کہ سپہ سالار کا اعلان ہوگا، کہ سپہ سالار کون ہوگا؟ اسپین۔ یورپ میں پہلی دفعہ مسلمان جا رہے تھے، اتنا خوبصورت یورپ کے بارے میں کہانیاں تھیں، اور خاص کر اسپین کے بارے میں۔ اگلے دن جب اعلان ہوا ایک جرنیل کا، جب اسے چوتھا تارہ لگا تو سارا لشکر حیران، اتنے تجربہ کار بوڑھے جو ہے نا جرنیل موجود تھے۔ اس کے علاوہ موسیٰ بن نصیر کا جو اپنا بیٹا تھا عبدالعزیز، وہ ہر لحاظ سے میرٹ پہ تھا، لیکن موسیٰ بن نصیر نے اعلان کیا کہ اس لشکر کی قیادت طارق بن زیاد کریں گے۔
طارق بن ज़ियाद 4 जहाज़ों पे किताब लिखती है, जबलुल तारिक पहुंचे समंदर अबूर करके, जिसका नाम आजकल जिब्राल्टर है, और जिब्राल्टर के मकाम पर तारिक बिन ज़ियाद का खूबसूरत सफ़ेद रंग का मकबरा है। बहरहाल जी, पहली झड़प हुई वहाँ पे एक दस्ते के साथ। मैं बिल्कुल ही इसको जो असल वाक़या है वो कि कमांडर कितना ठंडा होता है, कमांडर किस किस्म को होता है। राडर के पास एक बंदा पहुंचा और उसने कहा कि ऐसी मखलूक ने हमला कर दिया है जिनके बारे में अभी ये नहीं पता चला कि वो आसमान से उतरे हैं कि ज़मीन से जो है ना वो उगे हैं। उनके लंबे लिबास हैं, उनकी जो है ना दाढ़ियाँ, सर पे इमाम हैं, कोई समझ नहीं आती। उन्होंने मुसलमान देखे ही नहीं थे। लेकिन जबलुल तारिक पे सबसे पहले तारिक बिन ज़ियाद ने 4 जहाज़ों को आग लगवाई। ये दुनिया का पहला वाक़या था, कश्तियाँ जला देना, जो उर्दू का मुहावरा है। तारिक ने 4 जहाज़ जलाए थे और खिताब करते हुए कहा था कि अब सामने राडारक है, पीछे समंदर है, या तो लड़के राडारक ये वतन अपना बना लो या फिर पीछे शर्म से डूब मरो पानी में अगर शिकस्त हुई तो। और फिर डॉक्टर इकबाल ने लिखा तारिक की दुआ, ये गादी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, 2 नीम जिनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ जिनकी हैबत से राई, शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। न माले गनीमत से गर्ज है, न मुल्क फतह करने से गर्ज है कि या तो फतह कर लो, या मर जाओ, या मार दो, या शहीद हो जाओ, या कब्जा कर लो। 800 साल तक मुसलमानों ने स्पेन पे हुकूमत की। 800 साल तक करतबा दारुल हुकूमत बना। वहाँ पे एक बहुत मुकद्दस बुत था, यानी सेटल्ड हो गया, राडारक डूब के मर गया, फतह हो गया, कंट्रोल हो गया। वहाँ पे एक बड़ा मुकद्दस बुत था। किसी फौजी ने आधी रात को उसकी नाक तोड़ दी। वो बड़ा मुकद्दस था क्रिश्चियंस के लिए। नाक तोड़ दी रात को, सुबह हुई, सुबह उन्होंने देखो, उन्होंने शोर डाल दिया, बात तारिक तक पहुंच गई। तारिक का सख्ती से हुक्म था कि किसी को तकलीफ नहीं देनी, किसी जो जिस तरह मुसलमान होते हैं। उन्होंने कहा जी ये देखें। तारिक ने फौज सारी बुला ली। उन्होंने कहा ये क्या किया है, किसने किया है? किसी ने नहीं माना। उन्होंने कहा जी जिसने किया है हम उसकी नाक काटेंगे, जिसने भी किया है। तारिक ने फौज को कहा कि किसने किया है? फौज चुप सारी, किसी ने भी जो है ना वो कहा कि हमें तो पता ही नहीं है। तारिक ने यह फैसला किया, स्पेन वालों को कहा कि ये कोई नहीं मान रहा, इनमें से किसी ने नहीं किया, अब आप इस तरह करें, चौक में आपका बुत खड़ा है, चौक में एज ए जनरल आप मेरी नाक काट दें। आप कह रहे हैं नाक काटनी है तो आप मेरी नाक काट दें। बहरहाल जब एक छुरी लेकर एक ईसाई राहिब आगे बढ़ने लगा तो एक फौजी चीख के उठा लश्कर में से और उसने कहा कि खबरदार, जनरल को हाथ लगाया तो ये रात को मैंने किया था, मेरी नाक काटे। ये जब पादरी ने ये किस्सा देखा तो उन्होंने कहा नहीं यार ये सच्चे हैं। पादरी ने छुरी वापस रख ली और किताब में लिखा है कि ये वाक़या देखकर, एक ये वाक़या और दूसरा जब उन्होंने तारिक को लाइन में खड़े होकर खाना लेते देखा ना, फौजी आगे खड़े थे, तारिक पीछे खड़ा था, लंगर था और तारिक भी अपना बर्तन लेके खड़ा था। जब वो बैठे, कोई किधर बैठ गया, कोई किधर, तारिक भी अपनी प्लेट लेकर 2 रोटियां लेकर साइड पे बैठ गया। एक ये बात देख के बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। ये जर्नैल थे, ओरिजिनल जर्नैल, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, टां 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 ते प्रोटोकॉल ते डबल डोर ते प्लूं प्लां ते हिन्ने स्टेक हिथे ते ये कौन आनो, लंबे लिबास, खुली आस्तीने, सर पे इमामे। उसने कहा मेरी नाक काट दो। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।